हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th के विज्ञान के चैप्टर 9 को, पहले 10th नंबर पे था, अब 9 नंबर पे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को, के सारे क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखो, अवतल दर्पण कैसा होता है, ये होता है हमारा अवतल दर्पण। अब कैसे ये पता करेंगे, तो कई बच्चों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ में नहीं आते हैं। समतल दर्पण वो होता है जिस आईने में आप अपनी शक्ल देखते हो रोज़ सुबह उठ के कोचिंग जाने से पहले या स्कूल जाने से पहले। लेकिन ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होते हैं ना, वो गोलीय दर्पण के बने होते हैं। तो अगर हमेशा ही जब भी हम दर्पण की बात करते हैं, तो दर्पण मतलब क्या होता है कि दर्पण मतलब एक साइड को अपन को कलर करना पड़ेगा ताकि वो आर पार ना हो जाए। लेंस में क्या होता है, इधर से इधर प्रकाश चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, लेंस हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अपन को मतलब एक साइड को कलर करना पड़ता है। तो एक साइड को कलर कर, अब राइट साइड को कलर करना पड़ता है और ये है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड को अपन ने कलर कर दिया। और अब एक गोला होता है, क्या होता है, गोला। ठीक है, गोली इसी का एक भाग है। तो ये जो गोला है ना, क्या है, अब स्टार्टिंग से बनाती, एक गोला है। ठीक है, ये गोला है, तो इसी का ए वाला भाग जो है, और इसको मैंने एक तरफ लेंस से कट करके अलग कर लिया। ए मेरा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो इसकी ए वाला सेंटर होता है, ए वाली चीज़ को अपन सेंटर बोलते हैं ना, तो ए वाली चीज़ क्या हो गई, सेंटर हो गई। और इधर से इधर को क्या बोलते हैं, आर, रेडियस यानी त्रिज्या, और त्रिज्या का आधा होता है फोकस। तो जैसे कि इधर आधा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो इस तरह से अपन देख सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के मुख्य, एक और इसकी डेफिनेशन होती है कि यहाँ पे मतलब ए क्या है, मतलब कि सेंटर है, लेकिन सेंटर तो है नहीं, आधा काट दिया, तो इसको बोलते हैं कर्वेचर। तो कर्वेचर यानी कि इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण यानी आने वाली किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसी को समझ लेते हैं। इसको समझाने के लिए आपको दूसरी वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वहाँ पे मैंने हर एक को बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप पे बन जाए। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित सभी किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन का आंसर एज इट इज़ आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या b से इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि फोकस दूरी के दुगना होता है। मैंने वहाँ पे क्या आधा बोल दिया था, हाँ, मुझे दुगना बोलना था वहाँ पे। ठीक है, तो आधी होती है। तो फोकस मतलब फोकस अगर वक्रता त्रिज्या r है, रेडियस r है, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगी फोकस दूरी। तो अपन 2 से भाग दे देंगे तो बस 10 निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण हो सकता है वो। ये कब बनता है, तो अपन ने देखा था, ए है वो। ठीक है, अवतल दर्पण समझाने वाला मैं बाद में कर दूंगी, अभी अवतल दर्पण आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, क्यों। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्न कारणों से दी जाती है। पहला, असदैव सीधा तथा उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा नहीं छोटा, सीधा बनाता है। दूसरा है, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाता है, इसीलिए इसे वरीयता दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या
32 सेंटीमीटर, 32 का आधा कितना होगा 16, तो 16 क्या हो जाएगी सीधा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और अगर कभी फोकस दूरी दी जाए कि कहा जाता कि 10 फोकस दूरी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो अपन क्या बता देते 10 का डबल कितना बता देते 20, तो एक क्या हो जाती वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी और फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या निकालना बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 मीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, दर्पण अवतल दर्पण ऐसा बनता है, ठीक है। तो इससे आवर्धन का मतलब होता है जूम आउट, जूम इन सुना है ना मोबाइल में, अपन किसी फोटो को वीडियो को, जैसे ये मैंने क्या कर दिया जूम कर दिया, ये मैंने जूम आउट कर दिया। तो जो जैसे कि जो वास्तविक वस्तु है उसको जूम करना और जूम आउट करना ही आवर्धन है। तो आवर्धन कितना है 3 गुना है, कौन से में अवतल दर्पण में। तो इसका सूत्र क्या होता है, m बराबर v/u, माइनस लगा रहता है यहाँ इस फॉर्मूले में। तो क्या कहा जा रहा है कि 3 गुना है, तो m दिया ही गया है, m कितना दिया गया है, m दिया गया है 3 गुना, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। v पता नहीं है और u तो अपन को पता है, तो u कितना है, u है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो u इधर अपन भर देंगे इसको, तो 3 इधर फिर से लिख देते हैं, इधर अपन का m बराबर -v/u, ठीक है। अब m की जगह पे अपन कितना रख देंगे, यहाँ 3 गुना दिया गया है तो 3 लिख देंगे, बराबर करेंगे -v की जगह -v रखने देंगे, और u कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 3 करेंगे और इधर भी रहेगा। तो अब 10 3 कितना हो जाएगा, तो 10 3 कितना हो जाएगा 30, राइट। तो अब जो है यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि अवतल दर्पण है, और यहाँ पे वस्तु जो होती है वो तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होती है, तो ए भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये माइनस हट जाएगा, आपका हट नहीं जाएगा यहाँ पे क्योंकि भी में है तो माइनस में रहेगा -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, बिल्कुल झुकेगी, अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो अपन ने पढ़ा है अभी तक परावर्तन था, अपवर्तन में क्या होता है कि अभी जब मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब यानी कि एक ऐसी रेखा जो 90 डिग्री पे कोण बनाती है, वहाँ पे थोड़ा सा झुकाव हो जाता है क्योंकि माध्यम चेंज होता है। तो प्रकाश की किरण जब वायु से जल में गमन करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल वायु की तुलना में सघन माध्यम है, अर्थात प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने से अभिलंब में झुकेगी, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़ेगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी, झुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल अपन को पता है 3 × 10⁸ होती है। अब तो अपन को क्या पता है, ए पता है एक, तो इसके लिए अपन के पास एक वो होता है फॉर्मूला जिसमें अपन रखते हैं, तो अपवर्तनांक म्यू और यहाँ पे v/c होता है, ठीक है, सॉरी c/v होता है, c/v। तो अपन को क्या दिया गया है, c अपन को पता है कि कितना होता है, तो c होता है म्यू यहाँ पे है कितना 1.50, ठीक है, और c ज्ञात करना है और भी ज्ञात करना है, और c यहाँ पे कितना है अपन को पता है कि c हो जाएगा c की वैल्यू इधर दी गई है, तो इसको एज इट इज़ सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आपका c/v ए फॉर्मूला है, इधर अपन ने ए वाली वैल्यू रख दी, यहाँ ए वाली वैल्यू रख दी। अब ए इसमें मतलब कि इन दोनों का क्रॉस मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई के बाद में ये तो इधर से इधर कट जाएगा, तो 1.5 × 2 होता है, तो 2
2 गुणे 10 की घाते 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणी दी गई होगी आपकी किताब में, आप अच्छे से देखिए। में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसमें से अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। दी गई सारणी 10.3 का अवलोकन से पता चलता है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है तथा न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम वायु है जिसका अपवर्तनांक 1.0003 है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपको सीख लेना ही चाहिए, ये बार बार आएगा। ऑब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है, इवन हीरे का पूछा जा सकता है और ऐसे किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद, कांच का पूछा जा सकता है जैसे अपन ने ऊपर निकाला, ऐसे किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ इन सबको अपने मतलब कि MCQs के लिए तैयार करके रखें। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कैरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है? तो अपन सबको ही पता है कि पानी में मतलब कि हवा की अपेक्षा मतलब कि हवा में ज़्यादा तेज़ होता है, पानी से भी तेज़, लेकिन तारपीन हो या कोई भी तेल हो उससे ज़्यादा तो तेल जल में ही करेगा। तो पाठ्य पुस्तक में दी गई सारणी 10.3 में दिए गए पदार्थों का अपवर्तनांक निम्न है। कैरोसिन का कितना है? 1.44। तारपीन के तेल का कितना है? 1.147 और जल का अपवर्तनांक है 1.33। इसको आप बिल्कुल याद कर लें, MCQs के लिए कभी भी पूछा जा सकता है आपके मेन एग्जाम में। यहाँ जल का अपवर्तनांक न्यूनतम है अतः कैरोसिन तथा तारपीन के तेल की अपेक्षा जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, क्योंकि V = C/N के अनुसार न्यूनतम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है? तो इस कथन को इधर पे अपन सिद्ध कर देते हैं। हमें ज्ञात है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक N = वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो C/V। तो C क्या है अपन को पता है, 3 गुणे 10 की घाते 8 होता है तथा तो इस तरह से अपन C का मान इधर रख देंगे और अपन को N का पता है कि 2.42 होता है। तो इस तरह से V बराबर क्या निकलेगा, 1.24 × 10। तो इसको भी अपन मान में रख देंगे। हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिकतम है। प्रकाश की चाल कैसी है? न्यूनतम है, और क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है वो बहुत ज़्यादा है। हीरे में प्रकाश की चाल वायु निर्वात में प्रकाश की चाल का 1/2.42वां भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अर्थात एक डायप्टर बराबर 1 मीटर - 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है? लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या दिया गया है? 50 सेंटीमीटर दूरी दी गई है। तो चूँकि उत्तल लेंस द्वारा सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर बनता है, इसलिए भी तो दिया गया है। अब प्रतिबिंब का साइज जो है H, ऊपर डैश, बिंब का साइज H होता है। तो यहाँ पे U अपन को पता है कि वो है 10 सेंटीमीटर। A वाला फॉर्मूला लगेगा H' मतलब कि /4/H और B/U। तो इस तरह से A इस तरह से बन जाएगा क्योंकि H बराबर भी HA है, तो U = 50। सो अब पूरे के पूरे उसमें इस वाले फॉर्मूले में इनको रख दिया जाएगा। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे आपको अलग से एक बार समझाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए, क्योंकि एक सारी पूरी खिचड़ी पक रही है। तो ये हो जाएगा। और लेंस कैसे निकालते हैं? लेंस के लिए A है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? f होती है बराबर 2 मीटर। लेंस की क्षमता p बराबर 1/f। तो इधर रख देंगे अपन फोकस दूरी का मान, तो 0.5 डायप्टर आ जाएगा। डायप्टर क्या है? उसकी इकाई है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? जल को किया जाता है, कांच को, प्लास्टिक को, मिट्टी को। तो मिट्टी ही बचेगा इधर, ठीक है, तो मिट्टी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा है की स्थिति में वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच में, ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, तभी वो कैसे होगी? आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होता है? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल है, ठीक है। कैसे? फोकस दूरी 15 है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि